मैथमेटिक्स की चर्चा हम 12 बजे पिछले 3 दिनों से कर रहे हैं। तो गणित या मैथमेटिक्स में प्राइमरी कंडीशन में शुरुआत के क्रम में आधारभूत ज्ञान जिसको हम कह रहे हैं बेसिक कंटेंट आपके पास क्या होना चाहिए, ये 2 दिन तक हमने डिस्कस किया। आज मैं कुछ और आपको एक अनुक्रमिक पद जिसको कह रहे हैं कंसेक्यूटिव सीक्वेंस की तरफ ले जाऊंगा। हम पेपर वाइज और पैटर्न वाइज आगे डिस्कशन कर चुके हैं। तो पेपर के आधार पर, जैसा कि आपका पहला पेपर है एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा जिसको बोलते हैं अमूर्त बीजगणित, अमूर्त बीजगणित या एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा जिसको कहा जा रहा है। तो ये आज आपको एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा के बारे में कुछ एक नॉमिनल टर्म्स में बताऊंगा जिसके बिना आगे चलना मुश्किल है। वैसे तो बीजगणितीय पदों में क्लास 12th में 12वीं कक्षा में आप ये पढ़ के आए हो। तो 12th क्लास में जो आधारभूत ज्ञान है, मतलब बेसिक कंटेंट जो आपके टच में होना चाहिए था, जो आपको समझ में आना चाहिए था, और किसी कारणवश अगर वो छूट गया है तो आज मैं आपको वो कवर करवाऊंगा। उसको पढ़े बिना ग्रुप थ्योरी में कोई भी क्लास आपकी इनकम्प्लीट गिनी जाएगी, क्योंकि यहां से हम आगे प्रमेय या थ्योरम्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। थ्योरम और प्रमेय को आगे बहुत ज्यादा पढ़े हम। उसके पहले कुछ कुछ पद मैं आपको बताऊंगा कि हम समूह किसको कहते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा में हमको पढ़ना है मेन, ग्रुप या ग्रुपोइड। ग्रुप थ्योरी के बेसिक कंटेंट में आपके फर्स्ट ईयर का पहला पेपर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा है। देखिए प्रीवियसली पास्ट में मैंने आपको ये बहुत क्लियर कर दिया था कि पेपर कितने होते हैं, पेपर का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस में कितने यूनिट डिवाइडेड हैं, कितने विभाजित हैं। तो कुल सिलेबस में 5 यूनिट, जैसा कि आपको पता है 5-5 यूनिट का हर पेपर होता है। प्रत्येक पेपर ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं 75 नंबर का होता है। 5 के हिसाब से लगभग हर एक यूनिट 15 नंबर का आता है। 15 नंबर में फिर आगे पैटर्न की बात की जाए, हम पैटर्न की बात करें तो 15 नंबर के पैटर्न में ऑलमोस्ट सेक्शन ए आता है। जैसा हम पहले पैटर्न बता चुका हूं मैं आपको, सेक्शन ए आता है, सेक्शन बी भी आता है, इसके बाद आएगा सेक्शन सी। तो सेक्शन ए, बी और सी के क्रम में पूछे जाने वाले जो प्रश्न है वो सेक्शन ए में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेक्शन ए जो होता है उसमें 2 या 3 लाइन युक्त, जिसको हम कहें परिभाषा के संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो परिभाषा के द्वारा जो पूछे जा रहे हैं उस ग्रुप थ्योरी में आज मैं आपको वो साधारण बातें बताऊंगा जो 12वीं कक्षा में भी पढ़ी हुई हैं, फर्स्ट ईयर में भी यूज में आएगी। दोनों पार्ट को कोरिलेट करें, दोनों का सहसंबंध एक दूसरे के साथ बताएं, तो आप ग्रुप थ्योरी का मूलभूत जो ज्ञान है, मतलब बेसिक कंटेंट है, वो आप आराम से कवर कर सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। तो उस कड़ी में मैं आपको पहला पद समझा रहा हूं, ग्रुप। ग्रुप जिसको कहते हैं समूह, ग्रुप या समूह कहते किसको, जैसा नाम से स्पष्ट है। ग्रुप या समूह में चाहे तो वो व्यक्तियों का समूह हो, चाहे तो वो किसी वस्तुओं का समूह हो, कहीं आर्टिकल का समूह हो, समस्त देश की राजधानियों का समूह हो, या कहीं किसी और आर्टिकल का एक जो रखे हुए स्थान पर है उनका समूह हो, या नंबर ऑफ पर्सन हो सकता है इंग्लिश में, नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ कैपिटल ऑफ एनी कंट्रीज हो सकते हैं, अलग अलग शहरों का समुच्चय हो सकता है, गांवों का समुच्चय हो सकता है, छोटे छोटे बालकों का समुच्चय हो। कुल मिला के बात करें तो समूह और ग्रुप की बात जब भी आती है तो हम एकल व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक से ज्यादा व्यक्तियों का या एक से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह जो होता है ये ग्रुप कहलाता है। तो एक बात तो आपने लगभग ये तय कर ली होगी मानसिकता में
कि ये कभी भी खाली नहीं होता है, मतलब हुआ अशून्य। इसको इंग्लिश में बोला जाता है नॉन वॉइड, अशून्य, या फिर इसको कहा जाएगा नॉन वॉइड। अशून्य का मतलब हुआ अरिक्त भी कह सकते हैं आप। अब उसका सीधा सा मतलब यह हुआ, ग्रुप आप बना रहे हैं तो खाली तो होना ही नहीं चाहिए। मैथमेटिकल या मैथ्स की भाषा में खाली को ऐसे दर्शाते हैं हम, ये ध्यान से समझना। ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा है, ये शून्य है। अगर आपने 5 लिखा है, ये शून्य है, लेकिन 5 को ब्रैकेट के साथ लिखना अपने आप में सदस्य को दर्शाता है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर इस ब्रैकेट में 5 जैसा एक भी सदस्य मौजूद है तो यह ग्रुप कहला सकता है, मींस ये कहलाया जाएगा ग्रुप। इसका मतलब ग्रुप में कंपलसरी या अनिवार्यतः क्या होना चाहिए, उस ग्रुप में कम से कम एक सदस्य होना ही चाहिए। एक से कम हमको स्वीकार्य नहीं है, मतलब हुआ एक से कम सदस्य के लिए ग्रुप कभी नहीं बनता है। एक सदस्य कम से कम होना चाहिए, एक से ज्यादा हो सकते हैं, मैक्सिमम अधिकतम जा सकता है, लेकिन मिनिमम के लिए आपके पास एक सदस्य होना चाहिए। मैं परिभाषा बना रहा हूं, यह सब कुछ आपको इसके लिए भी बताया जा रहा है कि परिभाषा आप जब बनाएं तो ये छोटी छोटी बातों का कलेक्शन जोड़ दें। मैं खंड में आपको बता रहा हूं, इन खंड को आपस में जोड़ देंगे तो ये ग्रुप की परिभाषा बन जाती है। और आपके जीजीटीयू के एग्जाम में, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के एग्जाम में यह परिभाषा साधारण रूप से पूछी जाती है कि समूह या ग्रुप को परिभाषित कीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन। तो उदाहरण के साथ अपन पढ़ रहे हैं, डोंट वरी। तो ग्रुप को मैंने लगभग बता दिया। ये एक तो अशून्य होना चाहिए, मैंने कहा इसका मिनिमम एक्सपांशन, मिनिमम अगर इसका प्रसार 1 तक सीमित रखें आप तो अधिकतम ये इंफिनिटी तक जा सकता है। कितने भी नंबर हो सकता है, आर्टिकल हो सकते हैं, वस्तुएं हो सकती हैं, लेकिन ध्यान रखना कम से कम सदस्य 1 होगा, अधिकतम अनंत तक जा सकता है। तो अब मैं परिभाषित कर रहा हूं दूसरा। एक तो दिमाग में आ गया हो, ये अशून्य होगा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉन वॉइड। नॉन वॉइड का मतलब अरिक्त, अशून्य, इसको अरिक्त भी बोलते हैं, कभी कभी अरिक्त भी वर्ड यूज कर सकते हो आप। दूसरा, मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं कि 1 से लगाकर 10 अंक मैंने लिखे हैं। 1 से लगाकर 10 अंक तक का एक्सपांशन जो है वो ऑटोमेटिक एक प्रसार नहीं हुआ है। आपने कोई ना कोई संक्रिया ध्यान रखना, 4 प्रकार की संक्रियाएं होती है जैसा आप जानते हो, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। 4 संक्रियाओं के उपयोग से समस्त ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, तो 4 संक्रियाओं के उपयोग से ग्रुप का भी निर्माण होगा। चाहे वो ग्रुप कैसा भी हो, इन 4 संक्रियाओं से ही बनेगा। देखना, जैसे मैंने आपके सामने लिखा है 1 से लगाकर 10 तक की संख्याएं। आप गौर करें, यहां बीच में आने वाले नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, ये 2 कैसे आया, या 2 की उत्पत्ति इस ग्रुप में कैसे हुई? आपका एक आंसर हो सकता है 1 में 1 को ऐड किया तब जाके 2 आया। आपको अगर पूछा जाए 1 से 3 कैसे आया, 1 में 2 को ऐड किया तब जाके 3 आया। अगला प्रश्न अगर पूछा जाए 7 कैसे आया, बहुत सारे वैसे तो ऑप्शन है। 5 में 2 जोड़ा तो 7 आए, 1 में 6 ऐड किया तब भी 7 आए, और भी है 4 में 3 जोड़ा, 3 में 4 को ऐड किया तब भी 7 आए। मेरा मुख्य काम किसमें किसको जोड़ना ये नहीं है, मैं खाली फोकस कर रहा हूं इस प्लस की तरफ। ऑटोमेटिक 7 नहीं आए, 7 लाने के लिए आपको कोई न कोई संक्रिया का प्रयोग इन 4 में से करना पड़ा, और वो संक्रिया आपने अभी यहां पर कौन सी प्रयुक्त की है, प्लस, धनात्मक, तो संक्रिया हो गई, तब जाके ये 10 तक पहुंचा, नहीं तो ये 1 ही रहता।
इसका मतलब ग्रुप का प्रसार या ग्रुप को निरूपित करने के लिए आपको संक्रिया की, इन चार में से चाहे कोई भी हो, इन चार में से कोई न कोई एक संक्रिया की जरूरत पड़ती है। हम फॉर्मली उस संक्रिया का नामकरण, इन चारों को तो कहां अलग अलग लिखे हम, तो संक्रिया को हम सामान्य रूप से दर्शाएंगे स्टार, जैसा ये स्टार जैसा आपको दिख रहा होगा, तो ये स्टार में जब भी लिखूं ऐसा, इसका मतलब हुआ इन चार में से कोई ना कोई संक्रिया है, चाहे वो गुणा हो, भाग हो, जोड़ हो या पाकी हो। तो दो चीजें मैंने बताई। पहला, ग्रुप कभी भी अरिक्त नहीं होता है, मतलब ग्रुप अरिक्त होगा, रिक्त नहीं होगा, मतलब अशून्य होगा, नॉन वॉइड होगा, रिक्त नहीं होगा। मतलब अरिक्त समुच्चय की बात कर रहे हैं अपन, रिक्त की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने ये लिखा तो ये रिक्त नहीं गिना जाएगा, लेकिन अगर इसको हटा दे आप तो ये रिक्त है। अब मैं परिभाषा बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है, मैंने जो बताया उसको सिर्फ आपको ऐड कर देना है। तो ध्यान से देखना और समझना। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं पहले, फिर हिंदी में लिखूंगा। अ नॉन वॉइड सेट जी एंड स्टार। जी इसलिए कि जी को ग्रुप से दर्शाते हैं अपन, तो जी का पहला लेटर है जी, तो ग्रुप का पहला लेटर जी, तो जी हो गया। स्टार का मतलब चार संक्रियाओं में से कोई एक। नॉन वॉइड क्यों लिखा? क्योंकि नॉन वॉइड होता है, मतलब अरिक्त है। अ नॉन वॉइड सेट जी एंड स्टार इज कॉल्ड, देखो दोनों आ गए, ग्रुप if it follows the postulates। हिंदी में हम बात करें तो अरिक्त समुच्चय जी व स्टार ग्रुप या समूह कहलाता है यदि पहला, स्टार का मतलब हो गया कोई भी एक सिंगल ऑपरेशन, इसको इंग्लिश में ऑपरेशन बोलते हैं। ये जो संक्रिया में बोल रहा हूं ये ऑपरेशन है ना। एक नॉन वॉइड आप लिख सकते हो कि जहां वेयर स्टार इज ऑपरेशन, क्या लिखेंगे? जहां स्टार जो है संक्रिया को दर्शाता है, क्या संक्रिया है। मैं तीन गुणधर्म बता रहा हूं, चौथा ब्रेक करूंगा, लेकिन तीन गुणधर्म के लिए देख लें, समझ लें। पहला है साहचर्यता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसोसिएटिविटी। थोड़ा ध्यान से समझे और सुने। कोई भी नॉन वॉइड सेट ग्रुप तो कहलाएगा, लेकिन कब? मैं नीचे तीन गुणधर्म लिख रहा हूं, अगर ये तीन की पालना करे तब जाके ये ग्रुप कहलाएगा। अगर तीन की पालना नहीं करता है तो ग्रुप नहीं कहलाएगा। पहला साहचर्यता, सबको पता है साहचर्यता का गुणधर्म 12वीं और 11वीं में पढ़ के आए हो। अगर ए, बी और सी ये किसी ग्रुप जी के अवयव हैं, तीन, इसको बोलते हैं फॉर ऑल ए, बी एंड सी बिलोंग्स टू ग्रुप जी। अगर ग्रुप जी के ये अवयव हैं तो ये हो जाएगा आपका ए स्टार बी स्टार सी। स्टार क्या है समझाया मैंने, कोई ना कोई संक्रिया है, चाहे वो प्लस हो, गुणा हो, फिर या भागित हो। ये बराबर होना चाहिए आपका ए स्टार बी स्टार सी। ध्यान से देखिए एक बार कि मैंने जो लिखा है ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए आपका ए स्टार बी स्टार
सी के। तो पहला हो गया साहचर्यता या एसोसिएटिविटी का गुणधर्म। ये लगभग आप पढ़े हो, मतलब काम क्या करना हो बता दूं, इन दोनों को पहले परिभाषित करना है, प्राप्त फलन को इसके साथ आरोपित करना है, ये बराबर होना चाहिए इन दोनों से प्राप्त मान को इसके साथ आरोपित करने के प्राप्त रिजल्ट के। तो मैं दूसरे नंबर पर आ रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में बोलेंगे तत्समक का अस्तित्व। इसको कहा जाएगा तत्समक का अस्तित्व। थोड़ा ध्यान से देखें और समझें। तत्समक के अस्तित्व को समझें, उसके पहले तत्समक क्या होता है वो सुने आप। जैसे मैं यहां साइड में लिख रहा हूं, अगर एक अवयव मैंने लिया जी का, ये ए के साथ अगर मैं इस तत्समक को आरोपित करूं या संक्रिया में लाऊं, अवयव कौन सा है, उस ग्रुप जी का कोई सा भी अवयव ले लिया, और अवयव के साथ तत्समक ये भी ध्यान रखना, तत्समक अवयव को ई से दर्शाते हैं, स्मॉल ई, छोटा ई। तो ए के साथ ई को दर्शाने पर समझें कोई परिवर्तन न हो करके ए ही मिले हमको, मतलब अवयव ही वापस मिल जाए, तो इस ई को कहा जाएगा तत्समक अवयव। ध्यान रखना, आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। तो मैं लिख रहा हूं ए स्टार ई बराबर ए। समझे, गौर करें इस पूरे पोर्शन पर कि ए स्टार ई इक्वल टू ए, मतलब अवयव पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो अवयव तत्समक के सापेक्ष आपने संक्रिया में लगाया है, तो संक्रिया में लगाने पर उस अवयव का परिकलित मान, उस अवयव का परिकलित मान वही का वही प्राप्त होता है। ये आपकी आइडेंटिटी कहलाती है। तो ये तो हो गया एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी या तत्समक का अस्तित्व। अगली बारी जो आ रही है, मतलब कुल मिला के शॉर्ट में इतना याद रखना है, अवयव का आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ आरोपण किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो तब जाके आपको तत्समक का अस्तित्व समझ में आ रहा है। और एक थर्ड पॉइंट है अंतिम, इसको मैं बता दूं, ये है इनवर्स। इनवर्स का निरूपण या एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अवयव लिया आपने बिलोंग्स टू जी, उसके लिए आपका निरूपण ऐसा होना चाहिए कि उस अवयव के साथ, ये मैं वापस संक्रिया लगा रहा हूं ऑपरेशन, तो ए स्टार विद दैट डैश, ये एक सूत्र बन गया। अवयव के साथ उसका आपको संक्रिया में तत्व लाना है जो परिणाम आपको दे ई, जहां ई आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी या तत्समक अवयव कहा जाएगा। तो यहां पर ए स्टार करोगे आप ए इनवर्स, अवयव और उसके इनवर्स का प्रतिरूपण, whatever the element and its inverse element is there, they are operated with each other, resultant they will give you identity element। ये तत्समक अवयव देंगे, तो ए स्टार को कहा जाएगा इनवर्स अवयव, मतलब हुआ प्रतिलोम का अवयव। तो प्रतिलोम अवयव और अवयव ये खुद डिसाइड करते हैं कि तत्समक कैसा होगा। तो तीन गुणधर्म की पालना अगर कोई सेट करता है तो वो सेट कहलाएगा आपका नॉन वॉइड सेट के साथ ग्रुप या समूह कहलाता है। तो आज की क्लास में ग्रुप तक हम एक सामान्य परिभाषा को डिफाइन कर चुके हैं। अगली क्लास में इसके आधार पर मैं एक दो प्रमेय बताऊंगा और न्यूमेरिकल एग्जाम भी आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।